नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत बड़े सरप्राइज की तैयारी है भारत सरकार की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इतना बड़ा सरप्राइज आप सबको दिया जा सकता है जिसकी संभवतः किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, सरकार के कामकाज में जिस प्रकार से तेजी देखी जा रही है वो तेजी अकारण नहीं है। चार चार बड़े फैसले, तीन बड़े फैसले और एक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाता है। आप सबने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली में अध्यादेश ला करके दिल्ली के निर्वाचित सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अधिकार को पुनः वापस एलजी को सौंपने की मुकम्मल तैयारी की गई। आप सबने यह भी देखा कि अडानी मुद्दे पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो रिपोर्ट भी मिल गई, काफी पहले मिल गई थी, उसकी सार्वजनिक सूचना आ गई। और आप सबने दो और बड़े फैसले भी देखे। खैर, उन फैसलों में मैं नहीं जाता, कानून मंत्री क्यों बदले गए या कानून राज्य मंत्री क्यों बदले गए, उन सब फैसलों को छोड़ दीजिए। बड़ी बात दरअसल यह है कि जो सरकार इतनी सुस्ती से काम करने के लिए जानी जाती है उसमें अचानक इतनी तेजी क्यों है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे तो यहां तक कह रहे हैं कि दिल्ली की निर्वाचित विधानसभा के अधिकार को, विधानसभा को ही दरअसल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की राजधानी में इस तरह की विधानसभा नहीं होनी चाहिए। उनके ट्वीट की भाषा का लब्बो-लुआब यही है। लेकिन क्या दिल्ली में विधानसभा को खत्म करने लायक अभी केंद्र सरकार के पास परिस्थितियां हैं? क्या उस संविधान संशोधन को करने लायक केंद्र सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में ताकत है? स्पष्ट तौर पर नहीं है। और कोई भी क्षेत्रीय दल तो चाहे सरकार के सामने जितना भी झुक जाए, वो कम से कम किसी राज्य की निर्वाचित विधानसभा को उत्साहित करने की, उसे एबॉलिश करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ खड़ा नहीं होगा। इस बात की पक्के तौर पर गारंटी है। लेकिन सवाल यह है कि अध्यादेश भी आ रहा है और अध्यादेश के आने के बाद एक ऐसे दौर में देश की नई संसद भवन के निर्माण, उसका शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, शिलान्यास छोड़िए, उद्घाटन की बातें हो रही है। 28 मई को देश की संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करेंगे। अब एक सवाल तो राहुल गांधी ने उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री किस हैसियत से संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं? वो तो सिर्फ संसद के एक सदन में सत्ता पक्ष के नेता भर है, न तो वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, न ही वो राज्यसभा के सभापति हैं, न ही वो देश के राष्ट्रपति हैं, न उपराष्ट्रपति हैं। सदन के एक लोअर हाउस के, निम्न सदन, निचला सदन जिसे कहा जाता है, वहां सत्ता पक्ष के नेता की हैसियत उस संसद में देश के प्रधानमंत्री की होती है, जो संवैधानिक हैसियत होती है। खैर, उस बहस को भी यहीं छोड़ दीजिए। बड़ा सवाल यह है कि 28 मई को ही संसद का उद्घाटन करने की नौबत क्यों आ रही है? सब जानते हैं कि मॉनसून सेशन जुलाई के सेकेंड हाफ में शुरू होता है। 15 जुलाई के बाद ही आमतौर पर मॉनसून सेशन शुरू होता है। संसद का मॉनसून सत्र बुलाए जाने में भी अभी तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी है। 2 महीने का वक्त, सॉरी, 2 महीने का वक्त अभी बाकी है। फिर इतनी हड़बड़ी क्यों है? और दिल्ली का अध्यादेश क्यों लाया गया? और क्या दिल्ली का अध्यादेश, यदि मॉनसून सेशन में उस अध्यादेश को पारित नहीं कराया जा सका, तो क्या उस अध्यादेश के सत्र खत्म होते ही जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप निरस्त हो जाएगा, यानी 2 महीने बाद वो अध्यादेश निरस्त हो जाएगा? तो क्या सरकार सिर्फ 2 महीने के लिए अध्यादेश लाई है? और इन दोनों सवालों के बीच कि जब संसद का सत्र ही अभी नहीं है और संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसके पीछे मंशा क्या है? तो दोस्तों, कर्नाटक का चुनावी नतीजा आप सबने देखा। कर्नाटक के चुनावी नतीजे के ठीक पहले आप सबने देखा कि देश के संसद भवन में कई बार अलग अलग मौकों पर अकेले जाकर प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफर के साथ फोटो खिंचवाई। अब 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कहा जा रहा है कि संसद की सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया जा सकता है, यानी संसद में जो मौजूदा समय में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, वो 543 की संख्या को बढ़ाकर 700-750 तक किया जा सकता है। तभी 800 सदस्यों की व्यवस्था सदन के लोअर हाउस यानी लोकसभा में की गई है। ये सारे सवाल हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसद भवन में सीटों की संख्या का विस्तार कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो हम सबको मालूम है, जो भी संविधान के विद्यार्थी हैं उन्हें मालूम है कि संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट के लोअर हाउस में यानी लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या को 550 पर, 550 पर सीमित कर रखा है।
तो 550 से ऊपर जाने के लिए सबसे पहले संविधान में संशोधन करना होगा। और चूंकि संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ मामला है तो आधे राज्यों से पास होकर भी संभवतः इसे लाना होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पिछले परिसीमन आयोग को, जिसे संसद ने मंजूरी दी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 2009 के समय से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस परिसीमन आयोग में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगला परिसीमन 2026 के बाद होने वाली जो पहली जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर किया जाएगा। अब यदि 2021 में नियमित जनगणना हो गई होती तो अगली जनगणना 2031 में होती, यानी 2026 के बाद यदि नियमित जनगणना की परंपरा को मोदी सरकार लागू करके उसे बरकरार रखती तो 26 के बाद की पहली जनगणना का समय 2031 होता। फिर उस जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया जाता। लेकिन यहां तो जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ परिसीमन ही नहीं होना है बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ाई जानी है। जितने सांसद हैं उन्हें तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा, वो सिर्फ नारे लगाने के लिए और बटन दबाने के लिए है। खैर, मुद्दा दरअसल आज मैं आपके सामने मुखातिब हूं तो संसद की सीटें कितनी बढ़ रही है वो नहीं है। दरअसल मुद्दा ये है, और इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा क्लू है वो यही है कि मोदी सरकार की दिली इच्छा है कि संसद में सीटों की संख्या को बढ़ोतरी की जाए। सब जानते हैं कि कोई भी विपक्षी दल इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इससे संघीय ढांचे, राज्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये तमाम सवाल खड़े होंगे कि भाई यूपी में अगर 80 से बढ़ाकर 120 सीटें होनी होंगी, 1.5 गुना सीटें की जाएंगी, तो केरल में भी उसी अनुपात में 20 से बढ़कर 30 होनी चाहिए। कर्नाटक में भी 28 से अगर 1.5 गुनी की जाए तो 28 से बढ़ा करके वो 42 होनी चाहिए। लेकिन क्या इस अनुपात में बढ़ोतरी करने के लिए मोदी सरकार तैयार है? जाहिर सी बात है कि जब अनुपात ही वही रहेगा तो फिर इस बढ़ोतरी का फायदा सरकार को क्या होगा? ये सवाल भी सरकार के सामने है कि जो वो करना चाहती है फिर वो कर नहीं पाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार की मानसिकता यही है कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहां जनसंख्या का घनत्व तो काफी ज्यादा है, बड़े राज्य, हिंदी भाषी राज्य, वहां सीटों की संख्या इस ढंग से परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, उससे काम कराया जाए ताकि उन इलाकों में सीटें ज्यादा बढ़े, दूसरे राज्यों में कम बढ़े, और उन्हीं राज्यों के बूते 2/3 की संख्या को संसद में सरकार पास करे, उन्हीं इलाकों में जहां हिंदुत्व का असर है। ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो ये काम करने के लिए कहा जा रहा है कि 2021 की जनगणना को रोक कर रखा गया है ताकि 2031 की जनगणना का इंतजार न करना पड़े, और 2026 के बाद यानी 2027 में ही तुरंत जनगणना करा ली जाए और आनंद फानंद में उस जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन और सीटें बढ़ाने के लिए विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने की कोशिश की जाए। एक ये मानसिकता है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्री कंडीशन है वो प्री कंडीशन ये है कि 2024 या अगला लोकसभा चुनाव जब भी हो, समय से हो या समय से 6 महीने पहले हो, उस लोकसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। ये पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अनफुलफिल्ड एजेंडे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी करती है, इसके साथ साथ और भी कुछ दूसरे मुद्दे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी आ जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना इस देश में असंभव है। केशवानंद भारती जजमेंट में भी स्पष्ट हो चुका है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लिहाजा ये सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन अब सवाल है कि आप इस मई की गर्मी में, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, संभवतः इस तरह की गर्मी 2014 और 19 की मई में नहीं थी। और क्या, मैं अपने दर्शकों से सवाल करता हूं कि इतनी गर्मी में यदि लोकसभा चुनाव होते हैं अप्रैल में, जिस प्रकार से 5 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ी, उसके बाद से जो हालात पैदा हुए, इतनी गर्मी में यदि लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या पोलिंग परसेंटेज को 60, 62 या 64% तक, यानी 60% तक ले जा पाना भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद क्या संभव हो पाएगा? आप में से कितने लोग इस गर्मी को झेलकर वोट डालने जाने के लिए तैयार होंगे? तो बीजेपी को यह भी पता है कि यदि गर्मी बढ़ रही है तो इन गर्मी की वजह से
जो पोलिंग परसेंटेज गिरेगा वो पोलिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का गिरेगा। अब सवाल ये उठता है कि पोलिंग परसेंटेज गिरने का नई संसद भवन के शिलान्यास उद्घाटन की तारीख से क्या मतलब है। तो दरअसल यहां पर उन दोनों सवालों के जवाब यदि आप ढूंढने की कोशिश करें तो संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज, अध्यादेश तब लाया गया जब 2 महीने बाद संसद का सत्र शुरू होना है। आमतौर पर अध्यादेश तब लाया जाता है जब 4-5 महीने बचे हुए हों, क्योंकि संसद का सत्रावसान होते ही वो विधेयक अपने आप, वो अध्यादेश अपने आप लैप्स कर जाएगा। तो क्या 2 महीने के लिए अध्यादेश लाया गया है, और क्या सदन से सरकार इस बात को दोनों सदनों में पारित करवा लेगी? ये सारे बड़े सवाल हैं। दूसरी चीज, जब अध्यादेश 2 महीने बाद इसे पारित ही कराना है तो अध्यादेश की जरूरत क्या थी? और इसके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मॉनसून सेशन होना है तो फिर इतने पहले संसद भवन के उद्घाटन की तारीख तय करने की नौबत क्यों आई? तो यहां एक सबसे बड़ा जो क्लू मिलता है भारत सरकार की तेजी से, चाहे वो 4 बड़े फैसले हाल में 24 घंटे में जो हुए हों, चाहे संसद भवन के उद्घाटन की तारीख हो, ये सब मुद्दे इसलिए प्रासंगिक हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दे में अब इतना बड़ा दम नहीं है जिसके आधार पर वोट हासिल किया जा सके। खुद 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम मंदिर को प्रमुख रूप से अपना मुद्दा बनाने की कोई कोशिश नहीं की। आप 1996 का लोकसभा चुनाव देखें, 98 का चुनाव देखें, 99 का चुनाव देखें, सब में अब की बारी अटल बिहारी और नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस की बात की गई। 2004 में फील गुड इंडिया साइनिंग की बात की गई। जिन्ना की मजार से वापस लौटे लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में अपने नए कलेवर और नए अवतार के बूते चुनाव जीतने की कोशिश की। 2014 का चुनाव अच्छे दिन की वापसी के वादे के साथ जीतने की कोशिश हुई, और 2019 के चुनाव में 5 साल की शौचालय और खाता खोलने वाली योजना को पीछे छोड़ दे अगर, तो पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर अलग तरह के राष्ट्रवाद की कोशिश की गई। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता कि राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दे वोट दिला सकते हैं, तो दोस्तों 2019 में लोकसभा चुनाव के 2 महीने के बाद 370 के सेक्शन बी को एबॉलिश करने की, उसे नल एंड वाइड करने की नौबत नहीं आती। बाकायदा सरकार उसका क्रेडिट लेने के लिए चुनाव के ठीक पहले ये काम करके चुनाव में जाती, लेकिन तब वो नहीं किया गया, वो चुनाव के बाद किया गया। लिहाजा अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि जनवरी में राम मंदिर की तारीख सरकार ने नियत कर रखी है और उस राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो निश्चित तौर पर वो लोग मुगालते में है। हो सकता है कि चुनाव समय पर ही हो, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और जितनी तेजी दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से अपने अपने एजेंडे को लागू कराने के लिए, चाहे वो नई संसद का उद्घाटन हो, चाहे वो दिल्ली का अध्यादेश हो, और चाहे दूसरे मसले हो, इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि सरकार जिस प्रकार से कॉरपोरेट के साथ सरकार के करीबी रिश्तों को लेकर, कुछ खास घरानों के साथ करीबी रिश्तों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है, कर्नाटक की जीत के बाद और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय भूमिका में आने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित आइडेंटिटी को कर्नाटक की परिधि से बाहर निकलकर हिंदी भाषी प्रदेशों में पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में एक तरफ जाति जनगणना है, तो दूसरी तरफ रामचरितमानस विवाद है, तीसरी तरफ दलित आइडेंटिटी का उभार है, तो चौथी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इन सब मुद्दों को ढकने के लिए किसी तथाकथित बाबा की जरूरत पड़ती है, तो कभी किसी और दूसरे मुद्दे की जरूरत पड़ती है। लेकिन बीजेपी को बखूबी पता है कि जाति जनगणना का मुद्दा राम मंदिर से नहीं दबेगा। यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार उस मुद्दे के ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व भी आज की तारीख में कहें, उनकी राष्ट्रीय भूमिका को भी देखे तो बिहार के दायरे से बाहर निकलकर ही ज्यादा दिखाई दे रही है। आज भी वो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्षी एकता के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं, और संभवतः चुनाव के बाद कोई परिस्थिति आई तो देश के सर्वोच्च पद के लिए उनकी लॉटरी भी लग सकती है। किसकी लगेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी भी लग सकती है। मगर सवाल यहां पर यह है कि सरकार जितनी तेजी दिखा रही है, क्या सरकार मॉनसून सेशन को झेलना नहीं चाहती? मॉनसून सेशन में जितने तरह के सवाल उठने हैं, क्या उसे झेलना नहीं चाहती?
और क्या संसद भवन के उद्घाटन के बाद लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और 4 राज्यों तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे? संभवतः लोकसभा के साथ महाराष्ट्र के भी चुनाव कराए जाएंगे। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने की सूरत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विचार मंथन चलने की खबरें आ रही है, वो विचार मंथन का प्रमुख आधार यही है कि एक तो 2025 में संघ की स्थापना का 100वां वर्ष है, उस वक्त किसी कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रहनी चाहिए। दूसरा, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने, नई परिसीमन आयोग का गठन करने, इसके लिए जो राजनीतिक ताकत चाहिए, उस राजनीतिक ताकत के लिए सत्ता चाहिए। और जब पोलिंग परसेंटेज गर्मी की वजह से, प्रचंड गर्मी की वजह से 50-52% पर आने की संभावना बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 50% पोलिंग में बीजेपी की अपर सर्किट 180-82 लोकसभा सीटों की होती है, तो उसके सहारे तो बीजेपी अपना कोई एजेंडा लागू नहीं कर पाएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सल्तनत भी भाजपा में नहीं बनी रह पाएगी, ये भी बात सत्ता में बैठे हुए लोग जानते हैं। तीसरी चीज ये कि अध्यादेश को आप कम से कम, कोई भी सरकार जो अध्यादेश लाती है उसे 1 या 2 एक्सटेंशन और दे सकती है, जैसे ही 6 महीने पूरे हो। यदि उन 6 महीने के बीच में संसद सत्र ना हो तब, तो यदि 28 तारीख को संसद का उद्घाटन होता है और उसके बाद 15-20 दिनों में यदि लोकसभा भंग होने की नौबत आती है, अगर लोकसभा भंग होती है, तो स्वाभाविक है कि जिस दिन लोकसभा भंग होगी उस तारीख से 6 महीने के भीतर नई लोकसभा का गठन होगा। लोकसभा भंग होगी तो कोई सत्र नहीं होगा, और जब कोई सत्र नहीं होगा तो केंद्र की कार्यवाहक सरकार के पास दिल्ली के अध्यादेश को एक बार और एक्सटेंड करने की ताकत प्राप्त हो जाएगी बिना संसद का सामना किए, क्योंकि जब लोकसभा ही नहीं रहेगी तो संसद सत्र क्यों? तो ये पूरे ऐसे संकेत हैं जिन संकेतों के आधार पर आप कह सकते हैं कि 25 की सत्ता भी बनी रहे, परिसीमन और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी का एजेंडा भी पूरा हो, इन सब के लिए, और दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर संसद का सामना भी न करना पड़े। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे, कॉरपोरेट के साथ बहुचर्चित नजदीकियों के मुद्दे, और इन तमाम मुद्दों पर, न्यायपालिका के साथ टकराहट के मुद्दे, महाराष्ट्र की सरकार के को लेकर जो सवाल खड़े हैं, सारे मुद्दे, जाति जनगणना के मुद्दे, इन सब मुद्दों को सामने रखकर सामने किसी सदन में उठाने की नौबत ना आए। नई सदन का पहला सत्र ही विपक्ष के नाम ना हो जाए, इस बात को लेकर सरकार ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। और सत्र से मुंह चुराने का, लोकसभा चुनाव में गर्मी के समय में होने वाले लोकसभा चुनाव से छुटकारा पाने का और सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश करने का जो एकमात्र रास्ता नजर आता है, वो यही नजर आता है कि चुनाव सर्दियों में हो, चुनाव नवंबर दिसंबर में हो। तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह यदि ये सरप्राइज देते हुए आपको नजर आए, तो किसी भी विपक्षी दल को या किसी भी आम नागरिक को इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने यह काम क्यों किया। कई लोग ये बात कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव कराए थे, फील गुड और इंडिया साइनिंग में उनका चुनावी नारा पिट गया था। तो दरअसल वे सोचने वाले लोग इस बात की भूल करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्दियों में होने वाले लोकसभा चुनाव को प्रीपोन करते हुए गर्मियों में कराने का फैसला किया था, जिसका नुकसान उन्हें हुआ था। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार यदि लोकसभा चुनाव को समय से पहले कराने का फैसला लेती है, तो गर्मियों में होने वाले, एक विषम परिस्थितियों में होने वाले चुनाव को सर्दियों में कराकर पोलिंग परसेंटेज और अपने वोटरों को, अपने पन्ना प्रमुखों की अपील को, उनकी क्षमता को अधिकाधिक रूप से इस्तेमाल करने की रणनीति के तहत ऐसा करते हुए नजर आ रही है। दोनों में एक बुनियादी अंतर है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या वाकई लोकसभा भंग कर समय से पहले चुनाव में जाना चाहती है। दरअसल इसके लिए 28 मई के बाद, 28 मई को संसद के उद्घाटन के बाद, नई संसद के उद्घाटन के बाद जो अगला 3 हफ्ता होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे तो इन 3 हफ्तों में संभवतः ले लिए जाएंगे। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि 28 मई से लेकर 20 जून के बीच की तारीख में
क्या क्या घटित होता है और किस प्रकार से सरकार अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को, लोकसभा चुनाव को, नरेंद्र मोदी और अपने उनके गृह मंत्री अमित शाह देश की सियासत को, उसकी लगाम को अपने हाथ में रखने की कोशिश करने वाला कोई बड़ा निर्णय लेते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं। संभावना ज्यादा है कि वो ले सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।